75 है, 75 का भी 75 सेक्शन हमने पढ़ लिया था, और उससे आगे भी 2-3 सेक्शंस हैं। ऑर्डर कंप्लीट करके हम वो जो रिलेवेंट सेक्शन है अगेन वो भी पढ़ लेंगे। जब हम लास्टली कमीशन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बताया गया था रूल 1 में, या इवन जो सेक्शन 75 है कि कमीशन किस पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है या किस पर्पस के लिए इशू किया जाता है। तो रूल 1 बता रहा था कि एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू ए कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑन इंट्रोगेटरीज or otherwise of any person resident within the local limits of its jurisdiction who is exempted under this code from attending the court or who is from sickness or infirmity unable to attend। कि ये रूल बता रहा था कि कोई भी कोर्ट किसी भी सूट में कमीशन इशू कर सकती है किस पर्पस के लिए, जो इंट्रोगेटरीज है उन इंट्रोगेटरीज के हवाले से एग्जामिनेशन के लिए, या इसके अलावा कोर्ट की लोकल लिमिट्स में रहने वाले किसी शख्स को एग्जामिन करने के लिए, मीन्स उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, या इस कोड के तहत जो कोई पर्सन एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द अपीयरेंस इन द कोर्ट तो उसको एग्जामिन करने के लिए, मसलन पर्दा नशीन लेडी, या इसके अलावा कोई वो शख्स जो कि बीमार है एंड इज अनएबल टू अटेंड द कोर्ट तो उसको एग्जामिन करने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, कमीशन अपॉइंट कर सकती है। इससे रिलेवेंट जो सेक्शन था 75, वो सेक्शन 75 बता रहा है कि subject to such condition and limitation as may be prescribed, the court may issue a commission to examine any person, to make a local investigation, to examine or adjust accounts, or to make a partition। the court commission इशू कर सकती है किस पर्पस के लिए, किसी शख्स को की एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, या अकाउंट्स की एडजस्टमेंट के लिए, या प्रॉपर्टी की पार्टीशन वगैरह के लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है। अब रूल 9 बता रहा है कि कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, अगर कमीशन को लोकल इन्वेस्टिगेशन की पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया है। रूल 9 बता रहा है कि इन एनी सूट इन विच द कोर्ट डीम्स ए लोकल इन्वेस्टिगेशन टू बी रिक्विजिट और प्रॉपर फॉर द पर्पस ऑफ इल्यूसिडेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट, कि किसी भी सूट में कोर्ट ये समझती है कि उस मामले में लोकल मकामी सतह पे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है जिससे ये मामला सही तौर पर रिजॉल्व हो सकेगा या सही नतीजे पे पहुंचा जा सकेगा। तो इस सूरत में, और ऑफ असर्टेनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या कोई प्रॉपर्टी है जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है और उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना है, तो कोर्ट समझती है कि वो भी सही तरीके से तब डिटरमिन होगी जब कमीशन अपॉइंट किया जाए और कमीशन उसको मामले को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे। सारी इन्वेस्टिगेशन ऊपर थी और इसमें मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, और द अमाउंट ऑफ एनी मेन प्रॉफिट, या जो मेन प्रॉफिट हमने पढ़ा हुआ है कि मेन प्रॉफिट क्या है कि जो रॉन्गफुल पोजीशन के दौरान, प्रॉपर्टी की रॉन्गफुल पोजीशन के दौरान जो प्रॉफिट अर्न किया जाए उसे हम कहते हैं मेन प्रॉफिट। तो अब अगर कोर्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें मेन प्रॉफिट भी शामिल है तो उस मेन प्रॉफिट के अमाउंट को डिटरमिन करने के लिए कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है। और डैमेजेस और एनुअल नेट प्रॉफिट, अगर कोई डैमेजेस का इशू है, अब डैमेजेस के अमाउंट को डिटरमिन करने के लिए कि कितना अमाउंट डैमेजेस के हवाले से बनता है, या ये कि जो नेट प्रॉफिट है, सालियाना नेट प्रॉफिट है, वो डिटरमिन करना है कि सालाना कितना मुनाफा हुआ, द कोर्ट में इशू ए कमीशन टू सच पर्सन। तो इन इश्यूज पर कोर्ट कमीशन किसी शख्स पर मुश्तमिल कमीशन अपॉइंट कर सकती है
as it thinks fit, directing him to make such investigation and to report there on the court. कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगी कि इस मामले पे इन्वेस्टिगेट करें और कोर्ट में आकर रिपोर्ट सबमिट करें. Provided that where the provincial government has made rules as to the person to whom such commission shall be issued, the court shall be bound by such rules. अब प्रोविजो बता रहा है रूल 9 का कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से इस हवाले से रूल्स बनाए गए हैं कि किस किस शख्स पर यह मुश्तमिल कमीशन बनाया जा सकता है, तो कोर्ट वो रूल्स फॉलो करेगी. मसलन इस तरह से भी हो सकता है कि कोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल बनाया गया हो कि अगर कोई वकील कमीशन के तौर पर अपॉइंट किया जाता है तो वो वकील होना चाहिए जिसका कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस हो. तो इस तरह या इस तरह से कोई और रूल्स बना सकती है. तो रूल 9 ऑफ द ऑर्डर 26 बता रहा है कि कमीशन कोर्ट किन मामलात पे कमीशन अपॉइंट कर सकती है और उस शख्स जिस पर मुश्तमिल कमीशन अपॉइंट किया जा रहा है उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की जाए. और रूल का प्रोविजो बता रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कमीशन के हवाले से रूल्स बना सकती है और इस सूरत में कोर्ट उन रूल्स को फॉलो करने के लिए पाबंद है. रूल 10 बता रहा है कि प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर क्या तरीक़ेकार अप्लाई करेगा इन द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. द कमिश्नर आफ्टर सच लोकल इंस्पेक्शन एज ही डीम्स नेसेसरी and after reducing to writing the evidence taken by him shall return such evidence together with his report in writing signed by him to the court. कि कोर्ट जो है वो सारी जो कमिश्नर है वो मकामी जो इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्शन करने के बाद जो अगर वो ज़रूरी समझता है मुआयना करने के हवाले से तो उस प्रॉपर्टी का या उस जगह का जो भी जिसका भी उसे मुआयना करना है वो मुआयना करने के बाद अगर वो मुआयना ज़रूरी समझता है और उसके बाद अगर एविडेंस लेता है तो जो एविडेंस है वो मुआयने की रिपोर्ट वो एविडेंस वो कोर्ट में सबमिट करेगा अलॉन्ग विथ हिज रिपोर्ट इन राइटिंग. वो जो इसको असाइन किया गया था, इस पर मुश्तमिल कमीशन अपॉइंट किया गया था, तो वो बतौर कमीशन उसकी जो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में जो एविडेंस है वो एविडेंस और जो प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट वो शामिल होगी और ये कोर्ट में सबमिट कराई जाएगी. सब रूल 2 बता रहा है कि रिपोर्ट एंड डिपोजिशन टू बी एविडेंस इन सूट कमिश्नर में बी एग्जामिन्ड इन पर्सन. अगर वो रिपोर्ट और वो जो एविडेंस है वो सूट में बतौर एविडेंस शामिल की जाती है, कमिश्नर को भी कोर्ट में एग्जामिन किया जाएगा. मींस पार्टी जो है उसकी एविडेंस कोर्ट में लेगी. द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर एंड द एविडेंस टेकन बाय हिम but not the evidence without the report shall be evidence in the suit and shall form part of the record. कमिश्नर जो रिपोर्ट सबमिट की वो रिपोर्ट और उसने जो एविडेंस ली थी वो एविडेंस वो सूट में बतौर एविडेंस शामिल की जाएगी. ये जो एविडेंस है ये कमिश्नर ने उस प्रॉपर्टी की हवाले से या वहाँ इनको जो असाइनमेंट दी गई थी इन्वेस्टिगेशन की, उन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कमिश्नर ने एविडेंस ली है ना, और उसके अलावा उसने किसी प्लेस का अगर मुआयना किया है तो वो मुआयना और इस सारे टास्क के हवाले से वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा. तो सब रूल 2 बता रहा है कि इसकी जो रिपोर्ट और उसमें जो एविडेंस है वो जो मुआयना है ये सारा पार्ट ऑफ द एविडेंस बनेंगे.
shall be evidence in the suit and shall form part of the record, but the court, or with the permission of the court, any of the parties to the suit may examine the commissioner personally in open court. तो कोर्ट बजाते खुद या कोर्ट की इजाजत के साथ जो अदर पार्टीज हैं वो पार्टीज इस कमिश्नर को ओपन कोर्ट में एग्जामिन करेंगे. Touching any of the matters referred to him or mentioned in his report. और उस एग्जामिनेशन में मीन्स उनसे जो सवाल जवाब होंगे उसमें क्या पूछे जाएंगे कि उसको जिस पर्पस के लिए असाइन किया गया था उससे वाबस्ता सवाल जवाब और उसने जो रिपोर्ट सबमिट की है उस हवाले से उससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे. Are mentioned in his report or as to his report or as to the manner in which he has made the investigation. या उससे इस हवाले से सवाल पूछे जाएंगे कि उसने जिस अंदाज में इन्वेस्टिगेशन की है उस हवाले से उस तरीके के हवाले से भी उससे सवाल जवाब किए जाएंगे. Where the court is for any reason dissatisfied with the proceedings of the commissioner, it may direct such further inquiry to be made as it shall think fit. सब रूल 2 क्या बता रहा था कि कोर्ट बजाते खुद कमिश्नर को एग्जामिन करेगी या कोर्ट की इजाजत के साथ पार्टीज उसको एग्जामिन करेंगी कमिश्नर को. अब सब रूल 3 बता रहा है कि कोर्ट किसी भी वजह से अगर उस रिपोर्ट या उसकी जो कमिश्नर की जो प्रोसीडिंग है उससे डिससेटिस्फाइड है तो कोर्ट उस हवाले से उस मैटर के हवाले से फर्दर इंक्वायरी का भी ऑर्डर कर सकती है. अब ये जो रूल 9 में था वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से था और रूल 10 बता रहा था कमिश्नर की रिपोर्ट और कमिश्नर को एग्जामिन करने के हवाले से. अब रूल 11 बता रहा है कि कमीशन टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट. फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी है, कंपनी सारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, फर्म डिसॉल्व हो गई है, उसके अकाउंट्स के एडजस्टमेंट का मामला है. तो रूल 11 बता रहा है कि इन एनी सूट इन विच एन एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स इज नेसेसरी, कोई भी ऐसा सूट जिसमें अकाउंट्स के एडजस्टमेंट या एग्जामिनेशन जरूरी है, अकाउंट्स की एग्जामिनेशन जरूरी है, द कोर्ट में इशू ए कमीशन टू सच पर्सन as it thinks fit, directing him to make such examination or adjustment. तो कोर्ट किसी भी शख्स पर मुश्तमिल कमीशन इशू कर सकती है और उसको डायरेक्ट कर सकती है एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट ऑफ दी अकाउंट्स के लिए. रूल 12 बता रहा है कि कोर्ट टू गिव कमिश्नर नेसेसरी इंस्ट्रक्शन. The court shall furnish the commissioner with such part of the proceeding and such instruction as appear necessary, and the instructions shall distinctly specify whether the commissioner is merely to transmit the proceeding which he may hold on the inquiry, or also to report his own opinion on the opinion on the point referred to for his examination. Just a minute, please wait. रूल 12 हम डिस्कस कर रहे थे कि कोर्ट जो है जो कमिश्नर अपॉइंट करती है उसको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है ताकि उनको कमिश्नर को एक तरह से गाइडेंस मिले, एक लाइन मिले कि उसने किस पॉइंट्स को फोकस करना है या क्या करना है.
और इस पर्पस के हवाले से रूल 2 बता रहा है कि द कोर्ट शैल फर्निश द कमिश्नर विद सच पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग। उस पर्पस के लिए अब कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग का कुछ हिस्सा भी कोर्ट कमिश्नर के हवाले कर सकती है। एंड सच इंस्ट्रक्शंस एज अपीयर नेसेसरी, और कुछ इंस्ट्रक्शन जो कोर्ट के लिए जरूरी हो, कोर्ट जरूरी समझे के कमिश्नर को दी जाए। And the instructions shall distinctly specify whether the commissioner is merely to transmit the proceeding which he may hold on the inquiry, और इंस्ट्रक्शंस में को कमिश्नर को ये भी बताया जा सकता है कि उसका काम क्या है। उसका काम क्या सिर्फ ये है कि उसको जस्ट इंक्वायरी के नतीजे में जो इंक्वायरी है वो जस्ट सबमिट करवाना है, ट्रांसमिट करना है कोर्ट में, या आर आल्सो टू रिपोर्ट हिज ओन ओपिनियन ऑन द पॉइंट रेफर्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन, या ये कि कमिश्नर उस पर अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। क्योंकि अब कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है, वो कमिश्नर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन है, फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट ऑफ द अकाउंट्स है, और उसमें वो प्रॉपर्टीज की विजिट करता है, पार्टी से मिलता है, एविडेंस कंडक्ट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर का एक अपना ओपिनियन बने, तो कम मीन्स फॉर द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट। तो ये रूल 12 बता रहा है कि उसको डायरेक्शन में ये बताया जाएगा कि आया उसने जस्ट वो अपनी जो प्रोसीडिंग है वो सबमिट करवाना है, या उनके साथ अपना ओपिनियन रिपोर्ट में अपना ओपिनियन भी देना है। प्रोसीडिंग एंड रिपोर्ट टू बी एविडेंस, कोर्ट में डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी। सब रूल 2 बता रहा है कि द प्रोसीडिंग एंड रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द कमिश्नर शैल बी एविडेंस इन द सूट। कमिश्नर जब ने जो प्रोसीडिंग चलाई वो प्रोसीडिंग और कमिश्नर ने अगर कोई रिपोर्ट दी है तो वो रिपोर्ट भी सूट में एविडेंस बनेगी, सूट में बतौर एविडेंस शामिल होंगी। बट वेयर द कोर्ट हैज अ रीजन टू बी डिससैटिस्फाइड विथ देम इट मे डायरेक्ट सच फर्दर इंक्वायरी एज इट शैल थिंक फिट। कोर्ट अगर उस रिपोर्ट से या जो प्रोसीडिंग है उससे अगर डिससेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट फर्दर इंक्वायरी का भी ऑर्डर कर सकती है। अब रूल 13 में आते हैं। रूल 13 थोड़ी और डिफरेंट सिचुएशन को एड्रेस कर रहा है, और वो डिफरेंट सिचुएशन क्या है कि कमीशन टू मेक पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि कमीशन जो अपॉइंट किया जा रहा है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको उसकी पार्टीशन करनी है। फॉर एग्जांपल लीगल हेयर्स हैं या दूसरे जो है, या इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कोई डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट में, और कॉन्क्लूसिवली कोर्ट ने डिसाइड किया है, कमीशन अपॉइंट किया है जिसमें पार्टीशन का ऑर्डर किया गया है। To where a preliminary decree for partition has been passed, the court may in any case not provided by section 54। रूल 13 बता रहा है कि अगर कोर्ट ने किसी मैटर में प्रिलिमिनरी डिक्री पास की है, और वो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है, पार्टीशन के लिए, और ये सेक्शन 54 के दायरे में नहीं आ रहा, तो कोर्ट issue a summon to such person as it thinks fit to make the partition or separation according to the rights as declared in such decree। तो कोर्ट किसी भी शख्स पर मुश्तमिल कमीशन अपॉइंट कर सकती है जिसको डायरेक्ट किया जाएगा कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, कोर्ट की डिक्री के मुताबिक पार्टीज के जो राइट्स हैं उनके मुताबिक वो जो प्रॉपर्टी है उनकी पार्टीशन कर दी जाए। रूल 14 में कमिश्नर का प्रोसीजर बताया गया है कि कमिश्नर क्या तरीका अडॉप्ट करेगा। रूल 14 बता रहा है कि द कमिश्नर शैल आफ्टर सच इंक्वायरी एज मे बी नेसेसरी
Divide the property into as many shares as may be directed by the order. The commissioner shall, after such inquiry as may be necessary, divide the property into as many shares as may be directed by the order. कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था, कोर्ट ने जो डिक्री पास की थी, उन डिक्री के मुताबिक जो राइट्स जिन लोगों के डिक्लेयर किए गए थे उनके मुताबिक कमिश्नर क्या करेगा कि अगर ज़रूरी समझे तो थोड़ी इंक्वायरी करेगा वहाँ पे, और जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक डिवाइड कर देगा हिस्सों में। and shall ad- and shall allow such share to the parties, and may, if authorized thereto by the said order, award sums to be paid for the purpose of equalizing the value of the shares। वो कमिश्नर जो है वो ऑर्डर के मुताबिक पार्टीज को उनके जो हिस्से बनते हैं वो हिस्से अलॉट कर देगा, और अगर ऑर्डर के मुताबिक उसको अथोराइज किया गया है, किसको, कमिश्नर को अथोराइज किया गया है, कमिश्नर को इख्तियार दिया गया है, तो वो सम कुछ पैसों का भी पैसे भी अवार्ड कर सकता है। ये पैसे अवार्ड करने की सिचुएशन या नौबत किस सूरत में आ सकती है कि मसलन जो प्रॉपर्टी की डिवीजन है वो प्रॉपर्टी की डिवीजन इस तरह से हो रही है कि प्रैक्टिकली जो प्रॉपर्टी है मसलन घर वो 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पा रहा। मसलन दो पर्सन में वो प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है, तो एक उसमें समझें घर में कुछ वेकेंट एरिया है और एक कवर्ड एरिया है, कंस्ट्रक्टेड एरिया है। तो जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया डिवाइड प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली डिवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि उसको मशीन से काट के अलग किया जाएगा, लेकिन मतलब एक डिमार्केशन हो सके ना, तो वो प्रॉपर सही डिमार्केशन नहीं हो रही है। और इस सूरत में अगर पार्टीज एग्री करते हैं मसलन कि भाई एक पार्टी कंस्ट्रक्टेड वो जो एरिया है जो कि प्रैक्टिकली डिवाइड नहीं हो पा रहा, उसके पैसे दूसरी पार्टी को दे दे, ठीक है, और दूसरी पार्टी वो पैसे ले ले, या दूसरी पार्टी ऑफर करे कि भाई जो बाकी जो हिस्सा बचता है मैं उसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे वो पैसे दिए जाएं। तो ये रूल बता रहा है कोर्ट कमिश्नर के तरीके के हवाले से कि कमिश्नर को अगर कोर्ट ने इस हवाले से कोई इख्तियार दिया है तो पहली बात ये है कि वो डिवाइड करेगा, हर किसी को अपना शेयर देगा, और अगर उसको अथोराइज किया गया है और अगर उस बात की नौबत आती है तो वो उसमें पैसे भी अवार्ड कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ इक्वलाइजिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर्स को बराबर करने के लिए, उनकी वैल्यू बराबर करने के लिए पैसे अवार्ड कर सकता है। The commissioner shall then prepare and sign a report for the commissioner where the commission was issued on more than one person and they cannot agree, shall prepare and sign separate reports appointing the share of each party and distinguish each share if so directed by the order by mates and bounds। अगर वो जो कमीशन है कमिश्नर इस तरह से भी हो सकता है कमीशन के एक शख्स पर मुश्तमिल हो, कमीशन इस तरह से भी हो सकता है कि एक से ज्यादा मसलन 2 लोगों पर मुश्तमिल हो। तो दोनों सूरतों में वो कमिश्नर जो है एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और उस पर साइन करके कोर्ट में सबमिट करवाएंगे। और कमीशन अगर 1 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल, मसलन 2 लोगों पर मुश्तमिल है और दोनों लोगों में इख्तलाफ है, दोनों मेंबरान पे इख्तलाफ है, तो दोनों अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और उसमें रिपोर्ट में बताया जाएगा कि किसका कितना हिस्सा बना और किसको कितना हिस्सा दे दिया गया है। Such report shall be annexed to the commission and transmitted to the court। वो एक रिपोर्ट या एक से ज़्यादा रिपोर्ट जो भी है वो कमीशन अपनी रिपोर्ट के साथ जो है कोर्ट में सबमिट करेगा। एंड द कोर्ट आफ्टर हेयरिंग एनी ऑब्जेक्शन व्हिच द पार्टीज में मेक टू द रिपोर्ट शैल कंफर्म वरी और सेट असाइड द सेम। अब वो रिपोर्ट अगर एक रिपोर्ट थी तो एक, या अगर दोनों मेंबरान की अलग अलग से रिपोर्ट थी तो दोनों रिपोर्टें कोर्ट में आ गई। अब उन रिपोर्टों पे अगर पार्टीज को
कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है तो कोर्ट उनको सुनेगी और फिर कोर्ट उस रिपोर्ट को, कमिश्नर की उस रिपोर्ट को या कंफर्म करेगी या उसमें कोई चेंज करेगी या उस रिपोर्ट को सेट असाइड कर देगी। When the court confirms or varies the report or report, it shall pass a decree in accordance with the same as confirmed or varied. अब ये जो डिवीजन था वो प्रिलिमिनरी डिक्री के तहत थी, प्रॉपर्टी की डिवीजन की गई कमिश्नर के थ्रू और ये सब कुछ हुआ प्रिलिमिनरी डिक्री के तहत। अब ये कोर्ट बता रहा, रूल बता रहा है कि अगर कोर्ट कंफर्म करती है या रिपोर्ट में वेरिएशन करती है, थोड़ी बहुत चेंज करती है, तो इट शैल पास ए डिक्री इन अकॉर्डेंस विद द सेम, तो कोर्ट उसके मुताबिक एक डिक्री पास करेगी एज कंफर्म्ड और वेरीड, कंफर्मेशन करते हुए या उसमें वेरिएशन करते हुए। But where the court set aside the report or report, it shall either issue a new commission or make such other orders as it thinks fit. अगर कोर्ट ने रिपोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं की, रिपोर्ट को सेट असाइड कर दिया, तो मीन्स मैटर जो है वो फाइनली डिस्पोज ऑफ तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस सूरत में कोर्ट कोई नया कमीशन अपॉइंट कर सकती है या कोई और मुनासिब ऑर्डर पास कर सकती है। मेरे ख्याल में मेरी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। आपका क्लास का नेक्स्ट कोई क्लास शेड्यूल होगी तो हम यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं। अगर किसी को सवाल हो तो सवाल वो पूछ सकता है, खुद को अनम्यूट करे और सवाल पूछें, अदरवाइज हमारा सेशन ख़त्म है। लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है या सारे सो रहे हैं। बहरहाल आपकी मर्जी है। अटेंडेंस अगर एजाज सेशन में शामिल है तो एजाज अटेंडेंस मुझे भेज दे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।